साउंड अगर आ रहा है और आपकी स्क्रीन प्रॉपर है, then you can confirm so that we can proceed further. मॉडर्न फिजिक्स इसका लेक्चर सेकेंड है अपने पास. Things are okay now? Sound and visibility. Okay, so if this is good, we can go ahead. Okay, thank you. So last class में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? Let me summarize once और उसके आगे बढ़ते हैं. We were talking about the particle nature of light. एक बार मैं रिवाइज कर दूंगा तो आपको कनेक्ट करना और आसान हो जाएगा. कुछ पॉइंट्स आपके लिए इंटायरली न्यू हो सकते हैं क्योंकि ये डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट्स हैं. यहाँ पर पार्टिकल बोला जा रहा है, तो ये जो पार्टिकल है उसके बारे में हम लोगों ने लर्न किया था. दिस पार्टिकल इज कॉल्ड फोटॉन्स. फोटॉन्स आर नथिंग बट पैकेट ऑफ एनर्जी विच इज कॉल्ड क्वांटा. और इनका जो एनर्जी होता है, एक पैकेट के पास कितना एनर्जी होता है, उस एनर्जी को आप याद रखते हो SC/λ या फिर HF. और C/λ बेसिकली फ्रीक्वेंसी है. फ्रीक्वेंसी सोर्स से डिसाइड हो जाती है. सो कोई भी लाइट सोर्स होगा, उस लाइट सोर्स से आने वाले सारे फोटॉन्स that is making light is going to have the same energy. हर एक फोटोन के पास इतना एनर्जी होगा. नंबर ऑफ फोटॉन्स मिल जाएंगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगा. सिमिलरली फोटॉन्स के पास कितना मोमेंटम होता है, लीनियर मोमेंटम by lambda, where h is a Planck's constant, you must be knowing. So these are the two basic points about the photons. बाकी कुछ और भी points हम लोगों ने learn किए थे, if you remember, like कि उसका रेस्ट मास 0 होता है क्योंकि वो स्पीड ऑफ लाइट से चल रहा होता है. दूसरा रेस्ट मास 0 क्यों होता है, अगर आप इसको रिलेट करना चाहिए, रिमेंबर वंस वी हैड अ फॉर्मूला दिस m0 is equal to m√1 minus v²/c². सो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो रेस्ट मास होता है, दैट्स कॉल्ड रेस्ट मास. This rest mass is given as a relativistic mass into √1 minus v²/c², जहाँ पर v होता है velocity. Since photon के पास velocity कितना होता है, c. So for photons, v is equal to c. So जैसे v की वैल्यू c के बराबर होगी तो आप बोलोगे ये 1 हो जाएगा, 1 minus 1 0 हो जाएगा, इसलिए रेस्ट मास हमारा कैसा हो जाता है, 0 हो जाता है. एक और पॉइंट मैंने बताया था कि इनके पास चार्ज नहीं होता है, तो इसीलिए लाइट क्या होता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होती है. आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, फिर रिमेंबर ऑप्टिकल फाइबर. ऑप्टिकल फाइबर में एक प्रॉपर्टी बताया था मैंने कि उसके जो बहुत सारे यूजेस में एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं. तो ऑप्टिकल फाइबर आपके जो इंफॉर्मेशन ले जाती है वो लाइट के फॉर्म में ले जाती है. लाइट का मतलब फोटॉन्स के फॉर्म में ले जाती है. फोटोन की एनर्जी के फॉर्म में साउंड एनर्जी या फिर इंफॉर्मेशन एनर्जी है, वो फोटोन की एनर्जी के फॉर्म में जा रही होती है. रास्ते पे कहीं पर अगर इन बिटवीन ऑन द पाथ अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड आती है या फिर मैग्नेटिक फील्ड आती है, उससे उसके इंफॉर्मेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वो फोटोन अनडिफ्लेक्टेड, अनडिस्टर्ब्ड या फिर ऐसा बोल लो कि विदाउट एनी इशू इन इंफॉर्मेशन और एनर्जी वो पास कर जाएगा. जबकि जो हमारा ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन सिस्टम है या फिर जो हम लोग यूज करते हैं मे बी लाइक वायर्स, और तो वायर्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं इंफॉर्मेशन को लेकर के, और इलेक्ट्रॉन्स इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से डेविएट हो जाते हैं या फिर डिस्टर्ब हो जाते हैं. तो वहां से इंफॉर्मेशन को डिस्टर्ब किया जा सकता है. और तभी आप देखते हो कि जब हम फोन करते हैं या फिर जनरली आपने फोन में ऑब्जर्व किया होगा कि आपके क्रॉस कनेक्शंस हो जाते हैं. क्रॉस कनेक्शंस इसी वजह से हो जाते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन हो रहा होता है और वो डिफरेंट पाथ पे भी जा सकता है, जबकि लाइट के साथ ऐसा नहीं है. सो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. सो पॉइंट इज की कनेक्ट करना है कि इसके पास चार्ज नहीं होता तो फील्ड्स वगैरह इसको डिस्टर्ब नहीं करते. बेसिक पॉइंट्स फॉर
these photons के बारे में हम लोगों ने बात किया था. Then after we talked about a particular concept called photoelectric effect, और इसी को कंप्लीट करेंगे. Photoelectric effect is example for particle nature of light. इस पे बोला गया था कि किसी मेटालिक सरफेस पे, मेटल के ऑब्जेक्ट के सरफेस पर इन केस अगर आप लाइट को इंसिडेंट कराते हो तो आपको करंट मिल सकता है. सो आपने क्या इंसिडेंट कराया? लाइट. मिल क्या रहा है? इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो बेसिकली करंट भी हो सकता है. सो हम करंट को क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग लाइट फ्रॉम मेटल सरफेस. और इसके पीछे लॉजिक क्या था वो मैंने सर आपको एक्सप्लेन किया कि फोटोन इज बीइंग एब्जॉर्ब होने के बाद इलेक्ट्रॉन उसकी एनर्जी को यूज करता है अपने आप को डिटैच करने के लिए. सो एक फॉर्मूला बन के आया था लास्ट में कि इंसिडेंट एनर्जी is equal to the energy used for releasing these electrons, bonded electrons, plus kinetic energy max. इस फॉर्मूले पर न्यूमेरिकल इक्वेशंस आते हैं. So ये लास्ट में फॉर्मूला लिखा हुआ था. इससे पहले जितना भी बताया था उसमें अगर कोई अभी भी कंसर्न हो, you are supposed to ask. और अगर नहीं है तो it's okay. So F is incident frequency, phi is called work function. So work function के बारे में पूछेगा. वर्क फंक्शन क्या होता है अभी हम डिफाइन कर देते हैं. और काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज बेसिकली मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स. इमिटेड इलेक्ट्रॉन कैन हैव अ काइनेटिक एनर्जी रेंजिंग फ्रॉम 0 to Ke max. अब आपको इसमें 2 नंबर दे करके तीसरा नंबर आपसे पूछ लेगा जो कि हम इजीली बता सकते हैं. सो नेक्स्ट में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ ये वर्क फंक्शन क्या होता है और फिर इसको और भी सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में लिखेंगे. फिर एक दो न्यूमेरिकल्स भी डील कर सकते हैं. So anybody having any issue on this previous lecture? क्योंकि इसके आगे वाले जो पॉइंट्स होंगे या फिर इस पर्टिकुलर टॉपिक में जो भी क्वेश्चन आएगा वो आप तभी कर पाओगे जब आप इन पॉइंट्स को समझते हो. ओके, सिम्स कि आपको समझ में आ गया. सो नेक्स्ट डेफिनेशन इसी में हम लोग वर्क फंक्शन लिख सकते हैं कि वर्क फंक्शन क्या होता है. वर्क फंक्शन को हम लोग 5 से लिख रहे हैं. समवेयर यू माइट फाइंड W फॉर वर्क फंक्शन. इट्स ओके, सिंबल कोई भी लो, क्या फर्क पड़ता है, डेफिनेशन सिंबल से नहीं बदलती है. So we can say this is if it is minimum incident energy of light, of course. तो ये किसकी एनर्जी की बात कर रहे हैं, फोटॉन्स या लाइट के बारे में बात कर रहे हैं. It is minimum incident energy that is just able to or capable of remove electron from metal surface. किसी मेटल सरफेस से अगर आपको एक इलेक्ट्रॉन को जस्ट रिमूव करना है, दैट मीन्स वो बाहर निकले, उसके पास कोई भी एनर्जी ना रहे, चलेगा. सो जस्ट रिमूव करने के लिए, इजेक्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को कितना मिनिमम एनर्जी का आपको रिक्वायरमेंट होता है. तो बेसिकली डेफिनेशन यहीं से बनाई जा रही है. फाई की हमको वैल्यू क्लेम करनी है कि इस वैल्यू के बराबर होता है. जब ये वैल्यू मिनिमम हो इसको इजेक्ट करने के लिए, दैट मीन्स दिस इलेक्ट्रॉन कम्स आउट विद 0 वेलोसिटी. अगर वो 0 वेलोसिटी से आएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हमारी 0 हो जाएगी. तो बेसिकली वर्क फंक्शन इज गोइंग टू बी इक्वल टू द इंसिडेंट एनर्जी दैट मेक्स काइनेटिक एनर्जी 0. सो इसी को लैंग्वेज फॉर्म में लिखा गया. So if you relate, you will find the same statement is written. It is minimum incident light energy that is just able to remove the electron from metal surface. So we will say कि phi is going to be equal to HF का minimum value. That's what it is. Okay. Now we had a very definition of photoelectric effect.
उस डेफिनेशन में हम लोगों ने देखा था कि अगर आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अचीव करना चाहते हो तो आपको एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी पर अपने को लाइट को इंसिडेंट कराना है. तो सिंस वी नो f must be greater than or equal to f naught. F naught used to be the threshold frequency. Now if you multiply by h both sides, so hf is going to be greater than equal to hf naught. That means hf की जो वैल्यू है hf नॉट से बड़ी होनी चाहिए हमेशा या फिर बराबर होगी. तो लिमिटिंग कंडीशन में अगर आप इसकी मिनिमम वैल्यू निकालना चाहते हो तो कैन वी से इसकी मिनिमम वैल्यू hf नॉट हो जाएगी, जहां पर f नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. सो पॉइंट इज कि अपने पास एक फॉर्मूला आया, वर्क फंक्शन इज इक्वल टू hf नॉट, वेयर f नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. जिससे कम फ्रीक्वेंसी पर वर्क फंक्शन डिलीवर नहीं होगा या वर्क फंक्शन उसके कम पर ही आपको ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं मिलेगा. सो hf नॉट बिकम्स द वर्क फंक्शन. एक काम कर सकते हैं, इसको लेमडा के टर्म में भी लिख सकते हैं. सो आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो hc अपॉन लेमडा नॉट, जहां पर ये नॉट टर्म्स थ्रेशोल्ड वैल्यूज को बता रहे हैं. कॉपी कर सकते हो. f नॉट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, lambda naught is threshold wavelength. So आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के बारे में बताया जाएगा, इंसिडेंट के बारे में बताया जाएगा, और फिर हम रिलेट कर सकते हैं. जहां तक वर्क फंक्शन की बात है वो केवल थ्रेशोल्ड वैल्यूज पे डिपेंड करता है, उसका इंसिडेंट से कोई कनेक्शन नहीं है. इसका इंसिडेंट वैल्यू से कोई कनेक्शन नहीं है. सो हमारे पास ये जो आइंस्टाइन, इसको आइंस्टाइन इक्वेशन भी कहते हैं, तो ये आइंस्टाइन की जो इक्वेशन है इसको रीराइट कर सकते हैं. So, इसलिए हमारे पास एक रिजल्ट आ जाएगा hf इंसिडेंट एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन hf नॉट प्लस के मैक्स. आप चाहो तो इसको वेवलेंथ के टर्म में लिख लो, जनरली लोग वेवलेंथ के टर्म में लिख लेते हैं. सो कैन वी राइट लाइक एस सी बाई लेमडा इंसिडेंट वेवलेंथ इज इक्वल टू एस सी बाई लेमडा नॉट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ प्लस के मैक्स. So how much the K max is going to be? You can find out of it. K max is going to be equal to HC within the bracket 1 by lambda minus 1 upon lambda naught. Now अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हो और एंगस्ट्रॉम में लैम्डा रखना चाहते हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको काइनेटिक एनर्जी चाहिए, सो यू नो कि इसकी वैल्यू 12,400 आ जाती है, और ये 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट होगा. आपको लैम्डास को एंगस्ट्रॉम में रखना है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपका आंसर आ जाएगा. Now you will be given lambda, you will be given lambda naught, you will be asked what is the maximum kinetic energy of incoming electrons. So you can find out from here. आपसे अगर वर्क फंक्शन पूछता है तो यहाँ से वर्क फंक्शन बता देंगे, काइनेटिक एनर्जी पूछता है काइनेटिक एनर्जी बता देंगे, जो भी पूछता है वो हम बता सकते हैं. कॉपी कर लीजिए, कोई क्वेश्चन आ रहा तो बोलेंगे, अदरवाइज हम लोग कुछ और आगे देखेंगे इसके बारे में जो एग्जाम पर ओरिएंटेड है. आपने लिखा है कुछ, when just remove the electron it has no kinetic energy, so is it reabsorbed into the atom again? No, इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया तो रीअब्सॉर्ब नहीं होता है. आप एक मेटल रखो, उसके बाहर एक इलेक्ट्रॉन रखो, तो क्या वो मेटल इलेक्ट्रॉन को एब्सॉर्ब कर लेगा? नहीं करेगा. इलेक्ट्रॉन एक अलग पार्टिकल है, मेटल एक अलग बॉडी हो जाएगा, तो दो बॉडी सिस्टम बन जाएगा. जब इलेक्ट्रॉन बॉडी के अंदर था तो उसी का पार्ट था, बाहर आ गया सो उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है. Electron can stay exist independently. It won't be absorbed by metal surface in normal condition. कुछ abnormal cases होते होंगे, वो एक अलग कहानी है, but normally it won't. Sir, but if it has zero kinetic energy, it means that it will be in the same position and it won't move, so it would still be within the range, and there would be a charge difference also. Yeah, it's like it's just came out, and it has a zero velocity, almost zero velocity. So it's like it's out of the metal surface, and it's not having any appreciable velocity so that it can move और वो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन जा सके. So it's outside में zero velocity, like it's almost zero. So metal से बाहर है, अब वो रोम अराउंड कर सकता है,
आई मीन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल वेलोसिटी से। सो ये इस तरह से डेफिनेशन बनाया जाता है वर्क फंक्शन का। बेसिकली इसको हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते थे, अगर आपको ये ऑड लग रहा है, वैसे ये ऑड नहीं लगना चाहिए, दिस इज हाउ वी कंसीडर द लिमिटिंग कंडीशंस। दूसरा ये हो सकता है कि लाइक इस एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दैट्स डन। सो वर्क फंक्शन इज नथिंग बट द एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और अगर आपसे पूछता है तो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होती है जिस फ्रीक्वेंसी के लाइट पर इलेक्ट्रॉन जस्ट निकल रहा होता है। उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी देंगे डेफिनेटली बाहर आएगा और उसके पास एनर्जीज आएंगी। कम फ्रीक्वेंसी देंगे तो वो बाहर ही नहीं निकलने वाला है। दैट्स द पॉइंट। सो मैं आपको एक एग्जांपल देता है जिससे ये डाइजेस्ट होने में आपको हेल्प मिलेगा। सो लेट्स से कि आपसे ऐसा बोला जाता है, light of wavelength, और ऐसा बोलते हैं light of two wavelengths, (400 nanometer and 600 nanometer are incident on a metal having threshold wavelength (500 nanometer). फाइंड, आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। सो सभी लोग ट्राई करेंगे। पहला पॉइंट तो मैं आपसे थ्योरेटिकली पूछता हूँ, फॉर which wavelength or wavelengths photoelectric effect will take place? सो आपके पास दो इंसिडेंट वेवलेंथ्स हैं, एक 400 नैनोमीटर है, एक 600 नैनोमीटर का है। 500 नैनोमीटर का वर्क फंक्शन है। अपने को ये बताना है कि अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको ऑब्जर्व करना है, सो क्या दोनों वेवलेंथ ऑब्जर्व करवाएंगे या उनमें से एक करवाएगा या कोई भी नहीं करवाएगा? आप लोग अटेंशन कम पे करते हैं, ब्रेन आपका बहुत अच्छा है, उसको थोड़ा फोकस करो। ओके, हर बार हमको ज्यादा नंबर आंसर नहीं करना होता है, सिचुएशन देख करके। देखो क्या हुआ था, मैं फिर से बता देता। हम लोगों ने बात की थी फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा होना चाहिए, तभी ऐसा होता है। और आप अगर फोटो इलेक्ट्रिक की डेफिनेशन लिखेंगे तो उसमें वेवलेंथ के बारे में भी मैंने लिखा है, और वैसे भी आप रिलेट कर सकते हो फॉर्मूला से। सो फ्रीक्वेंसी हैज टू बी ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, सिंस वेवलेंथ डिनोमिनेटर पर आते हैं, डिनोमिनेटर पर आते हैं। या फिर आप इस फॉर्मूले पे आ जाओ, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती है। इसको मतलब काइनेटिक एनर्जी 0 या उससे बड़ी होगी, तो इसको मतलब ये नंबर बड़ा होना चाहिए, नंबर छोटा होना चाहिए। तो ये नंबर तभी बड़ा होगा जब वेवलेंथ छोटी होगी। सो थ्रेशोल्ड, इसका मतलब यहाँ पर वेवलेंथ हैज टू बी लेस देन और इक्वल टू लैम्डा नॉट। फ्रीक्वेंसी हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ नॉट फॉर photoelectric effect to take place, that means electrons to come out. Got it? हाँ, तो कई बार वो ऐसा बोलेगा, तो फ्रीक्वेंसी के टर्म में बोला है तो अपने को क्या देखना है? सो ये दोनों कंडीशन आप याद रख सकते हो। wavelength has to be less than the threshold value and this has to frequency has to be greater than। और ऑब्वियस है फॉर्मूला से, एनर्जी बेसिकली अपने को एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा चाहिए होती है। सो 400, देखो आप कैसे डिसाइड करोगे? लैम्डा नॉट आपको कितना दिया गया है? 500 नैनोमीटर। सो कोई भी वेवलेंथ, सो आप ऐसा बोलोगे फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टू टेक प्लेस वेवलेंथ मस्ट बी लेस देन इक्वल टू लैम्डा नॉट। सो जिसकी वेवलेंथ 500 नैनोमीटर या उससे कम है,
वही अपने को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देगा। बाकी कोई लाइट अपने को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं देने वाला है, नो मैटर हम कितना लाइट डालते हैं, नो मैटर हम कितने टाइम तक डालते हैं, नो मैटर व्हाट वी डू। सो दैट्स बेसिक कंडीशन। यही उसके पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन भी करता है। तो आपको पता है कि 400 500 से छोटा होता है, 600 500 से बड़ा होता है। इसलिए हमारा आंसर क्या आ रहा है इस कैटेगरी में, आ रहा है कि lambda is equal to 400 is going to be acceptable, and this is going to show electrons coming out, whereas this light will not be doing the photoelectric effect. Got it? अच्छी बात है। सो अब ऐसा आएगा क्वेश्चन तो आप गलती नहीं करेंगे। दूसरा मैं देता हूँ, आपसे पूछता है फाइंड वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। वर्क फंक्शन हमेशा मेटल का होता है, उसका लाइट से या किसी और चीज से कोई कनेक्शन नहीं है। सो वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताएंगे चलेगा, अपने को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर चाहिए। मोस्टली क्वेश्चंस के आंसर अपने को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लगते हैं। सो उस मेटल का वर्क फंक्शन कितना है, दैट्स व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। तो 24.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बताया गया, 2.48। नो, क्या क्या मिस्टेक्स आपसे हो सकते हैं एग्जाम में, वो आप सब यहाँ पर आपको पता चल रहा है, तो बी केयरफुल। कैलकुलेशंस आर वेरी वेरी क्रिटिकल। सो 2.48 ऐसा कुछ बताया जा रहा है। सो हाउ टू गेट इट, अब बोलोगे जो वर्क फंक्शन होता है ना, उसकी वैल्यू आती है hc/λ0। अब आप क्या करो, SC की वैल्यू को प्लेस कर दो, तो SC की वैल्यू 12,400 हम लोग याद रखते हैं। जब λ0 को हम एंगस्ट्रॉम में लिखें, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है। So we need to take care of these dimensions. So this is going to be 12,400 divided by, इस चीज को याद रखने से पहले आप एक काम करो ना, घर पे इसको सॉल्व करो, अपनी कैलकुलेशंस करो, और उसके बाद देखो कि क्या हम ये निकालते हैं। तो जब आप जो भी निकालोगे उसको आप याद रख सकते हो। दिन आपका ब्रेन और आपका हार्ट दोनों उसको समझ जाएगा, फिर गलती नहीं करेगा कि आपने लेमडा को कैसे यूज किया था, एच को कैसे यूज किया था, सी को कैसे यूज किया था। So just once justify, at least once justify this calculation. Anyway, अब यहाँ पर देखो लेमडा नॉट लगने वाला है, वो 500 नैनोमीटर है। 500 नैनोमीटर को आपको एंगस्ट्रॉम पे ले जाना है, एंगस्ट्रॉम में 10 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इनटू 10 करना पड़ेगा। अब इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका आंसर हो गया। दैट मीन्स यू विल फाइंड कि अपने पास जो वैल्यूज आ रही हैं 3 zeros को आप कर दो तो 12.4 डिवाइड बाय 5 जैसा कुछ आ रहा है, और इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। ट्वाइस जाएगा, 20 आ जाएगा, तो 4 हो जाएगा, फिर 8 टाइम्स जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। दैट मीन्स जो मेटल आपने यूज की है उसका वर्क फंक्शन 2.48 होगा। इनफैक्ट आप इसको रिलेट कर सकते हो, कई बार अननोन मेटल को आइडेंटिफाई करने के लिए हम इस एक्सपेरिमेंट को यूज कर सकते हैं। कैसे? अगर उसका हम वर्क फंक्शन निकालते हैं, और अगर मेटल्स के वर्क फंक्शन हमको पता रहते हैं, तो हम टैली कर सकते हैं कि 2.48 किस मेटल के लिए होता है, तो उससे हम मेटल का, अननोन मेटल का नाम भी पता कर सकते हैं। सो यू कैन यूज दिस एक्सपेरिमेंट फॉर मल्टीपल पर्पसेस। तो ये वर्क फंक्शन मेटल के लिए होगा। और लेट्स से कि अगला पार्ट पूछता हूँ, Ke max ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स से ज्यादा अच्छा वर्ड है फोटो इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इनको फोटो इलेक्ट्रॉन्स वर्ड हम लोग बोलते हैं। तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ये भी अपने को इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे चलेंगे। उनका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, ये अपने को पता करना है। सो यू कैन गो फॉर द डायरेक्ट दिस फॉर्मूला, और आपने वर्क फंक्शन निकाल लिया है। जिस तरह से वर्क फंक्शन निकाला उसी तरह से हम इंसिडेंट लाइट भी का एनर्जी निकाल सकते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 0.62 रिस्पॉन्ड किया जा रहा है। Good, it's good, like you people are giving the same answer,
and hopefully that's correct. If it is correct, that means we have done it, right? So इंसिडेंट लाइट पता करना पड़ेगा, तो आप एक काम कर लो, ऐसा पता कर लो कि इंसिडेंट एनर्जी कितनी थी, वो भी आपसे पूछा जा सकता था। सो इंसिडेंट एनर्जी को वर्क फंक्शन से ज्यादा होना पड़ेगा, तभी इलेक्ट्रॉन्स को वो बाहर निकाल पाएगा। सो अलॉन्ग विद द कैलकुलेशन वी नीड टू नो कि क्या चल रहा है। तो ये आएगा अपने लिए hc/λ, देन यू विल से कि hc/λ को 12,400 डिवाइड बाई लेमडा को लिखने वाले, लेमडा हमारे लिए 400 लग रहा है, 600 लगेगा ही नहीं, तो 400 यूज करना अपने को। तो 400 एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करोगे 1000 हो जाएगा। सो ये 12.4 डिवाइड बाई 4 जैसा कुछ हो जाएगा, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। और आप देखोगे कि आपका अगर इंसिडेंट एनर्जी, इफ इंसिडेंट एनर्जी इज मोर देन द वर्क फंक्शन, दैट मींस यस थिंग्स आर टेकिंग प्लेस। अगर आपने 600 यूज किया होता तो आप पाओगे कि ये जो नंबर आएगा ना वो इससे छोटा पड़ जाएगा। तो हम लोग एनर्जीज के टर्म में भी कंपेयर कर सकते हैं, जिस तरह से हम फ्रीक्वेंसीज को, वेवलेंथ्स को या फिर एनर्जी को कंपेयर कर सकते हैं। ना यू नो कि के मैक्स क्या आता है, के मैक्स की जो वैल्यू होगी वो आपने जो इंसिडेंट किया था और जो वर्क फंक्शन था, इंसिडेंट आपको मिला 3.1 electron volt minus this was 2.48. This could be simplified to, this is going to be 0.62 electron volt. Perfect. So this is, in a word, this is maximum kinetic energy जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलने वाले हैं। कई बार क्या करता है, थोड़ा सा और आपसे कैलकुलेशन चाहेगा। मान लीजिए इसका मोड है, एडवांस का पेपर है और आपसे थोड़ा सा कैलकुलेशन करवाना चाहता है, तो बोलेगा कि मैक्सिमम वेलोसिटी बताइए इलेक्ट्रॉन की। सो अगर काइनेटिक एनर्जी नहीं पूछा, वेलोसिटी पूछ लिया, तो हम वेलोसिटी भी बता सकते हैं। हाउ टू गेट द वेलोसिटी? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने को पता होता है, काइनेटिक एनर्जी अपने को नोन है, वहां से वेलोसिटी निकालेंगे। बट वी नीड टू बी केयरफुल कि जब हम वेलोसिटी हाफ mv² से निकालेंगे और मीटर पर सेकंड हमारा टारगेट है, तो इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कहाँ पे ले जाएंगे? जूल्स पे ले जाएंगे पहले। तो इसको पहले जूल में कन्वर्ट करो, फिर हाफ mv² लगाओ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रखो, सिंप्लीफाई करो, स्क्वायर रूट लो, वहां से वेलोसिटी भी निकल जाएगी। सो वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ सकती है, वर्क फंक्शन आ सकता है, इंसिडेंट एनर्जी है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और डिसाइड भी कर सकते हैं कि अगर मल्टीपल लाइट्स आप इंसिडेंट करा रहे हो तो कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देगा, कौन सा नहीं देगा। सो इस केस में 500 से नीचे जितने भी वेवलेंथ आएंगे सभी ये काम करने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक का, उसके ऊपर वाले नहीं करने वाले हैं। सो ये बेसिक आप समझ गए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है क्या है, उसका वर्क फंक्शन क्या होता है, और उसके लिए जो इक्वेशन है वो इक्वेशंस क्या होती हैं। अब कई बार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको पता चलेगा मैनी अ टाइम वो रिलेशन पूछता है कि ग्राफ के टर्म में पूछता है। और जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है, अब इलेक्ट्रॉन को हम यूज करेंगे, एक्सपेरिमेंटली टेस्ट करेंगे कि यस इलेक्ट्रॉन्स हैं तो करंट है तो क्या है, इस तरह की कहानी चलेगी। सो लेट्स से इसको एक्सपेरिमेंट में देखते हैं, तो किस तरह से एक्सपेरिमेंट में दिखता है और किस तरह से हम करंट मेजर कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन से करंट, इसको कैसे यूज कर सकते हैं रियल लाइफ में, ऐसा भी बोल सकते हो। सो लेट्स से कि अपने पास एक मेटालिक प्लेट है, एक दूसरा मेटालिक प्लेट है, इन दोनों प्लेट को आपने सर्टेन डिस्टेंस पे रखा है। देन आफ्टर यू हैव मेड अ नेटवर्क बाय कंडक्टर्स लाइक दिस, सर्किट जैसा कुछ बनाते हैं। और यहाँ पर हम बैटरी लगाने वाले हैं अपने जरूरत के हिसाब से। अच्छा, ये कि मेटल प्लेट से इनको आपस में कनेक्ट नहीं किया गया है, सो एक काम कर सकते हैं, इनको एक बॉक्स के अंदर रख देते हैं ऐसा, और ये ग्लास बॉक्स होता है सो दैट कि यहाँ पे डिस्टरबेंस ना हो, अंदर वैक्यूम कंडीशन बना रहे। सो ये ग्लास का इन्वॉल्व है और ये कंडक्टिंग वायर है। अब आप क्या करते हो, लाइट को इंसिडेंट कराते हो। लेट से यहाँ से लाइट आप इस प्लेट पर डालते हो, एच न्यू या फिर एच एफ, ये लाइट है। एच एफ बोले तो उसकी एनर्जी शो करते हैं कि फोटॉन्स की एनर्जी एच एफ है।
जब ये लाइट इस मेटालिक प्लेट पर फॉल करेगी, तो मेटालिक के सरफेस पे आ रहा है, वी विल मेक श्योर कि ये जो मेटल हमने यूज किया उसका वर्क फंक्शन से ज्यादा इंसिडेंट एनर्जी है, सो दैट कि इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हों। आप पाओगे कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन आएगा, ये भी इलेक्ट्रॉन देंगे, सभी फोटॉन्स मिल करके इलेक्ट्रॉन दे रहे होंगे, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होंगे दे विल हैव अ काइनेटिक एनर्जी, सो दे विल बी मूविंग इन रैंडम डायरेक्शन डिपेंडिंग अपॉन कि वो कैसे इजेक्ट हुए थे, or they will have a certain velocity, but they will be moving in the direction we cannot decide as of now. So आप देखोगे कि अगर आपने यहाँ पर अमीटर लगाया, अमीटर, तो आपको कुछ फीबल अमाउंट का करंट मिल सकता है, फीबल अमाउंट का करंट मिल सकता है। क्यों? क्योंकि इनमें से बहुत सारे, अगर आपने बहुत ज्यादा लाइट डाला हुआ है तो यू नो कि लाइट में बहुत सारे फोटॉन्स हो सकते हैं, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन हो सकता है, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स में कुछ इलेक्ट्रॉन्स घूमते फिरते यहाँ तक पहुंच जाएंगे। So if electron is reaching to the next plate, that means charge has moved. और अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, उसको कंडक्टिंग मीडियम मिलेगा तो वो मूव करेगा। So फीबल अमाउंट का करंट आपको मिलेगा, बट कोई ज्यादा अप्रिशिएबल वैल्यू उसकी नहीं आएगी, क्योंकि वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स या ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर रीचिंग देयर। सो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेंगे, स्टेब्लिश करेंगे, कुछ ऐसा। अगर ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट आपको स्टेब्लिश करना है, तो आपको इधर एक पॉजिटिव एक पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। तो कुछ ऐसा पोटेंशियल हम क्रिएट कर देंगे, एक बैटरी लगा देंगे वी पोटेंशियल की। सो अगर हमने पोटेंशियल लगाया तो आप बोलोगे पॉजिटिव प्लेट बनेगी, जाकर के नेगेटिव प्लेट चार्ज हो जाएगी, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इस तरह से बैक कैलकुलेशन क्यों किया? क्योंकि हमारा पर्पस था इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ ले जाना। इन केस हम इलेक्ट्रॉन्स को दूसरी प्लेट पर गाइड करना चाहते हैं, दैट मींस यू शुड मूव इन द टुवर्ड्स द सेकंड प्लेट सो दैट द सर्किट इज कंप्लीटेड। सो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट लगता है। नाउ यू विल फाइंड कि सभी इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा इस तरह। अगर उनकी वेलोसिटी किसी और डायरेक्शन में भी थी, तो आप जानते हो कि फोर्स की डायरेक्शन में वेलोसिटी धीरे धीरे आने स्टार्ट हो जाती है। और नाउ दीज इलेक्ट्रॉन्स विल बी फोर्स्ड टू गो टू द सेकंड प्लेट, और जब ये सेकंड प्लेट पर जाएंगे तो आप पाओगे कि यहाँ पर करंट रन करना स्टार्ट हो जाएगी, करंट रन करना स्टार्ट हो जाएगी। और इस करंट को हम लोग मेजर करने वाले हैं एमीटर लगा करके कहीं भी। सो लेट्स से कि यहाँ पर आपने एक एमीटर लगा दिया और हम लोग चेक करना चाहते हैं कि कितना करंट जा रहा है और किस तरह से वो करंट रन कर रहे हैं। लेट्स से एमीटर अपने को आई करंट मेजर करता है, तो ये जो आई करंट आ रहा है दैट इज करंट बिकॉज ऑफ दिस फोटो इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए इस करंट का नाम हम लोग देते हैं फोटो करंट। और इस फोटो करंट को हम लोग मेजर करते हैं, फिर देखते हैं कि हमने जो बाहर से बैटरी लगाया हुआ था इसके हिसाब से ये कैसे वैरी करता है। सो एक्सटर्नली अप्लाइड वोल्टेज एंड देन करंट, हाउ दे आर रिलेटेड विद ईच अदर। और अब अगर इसको समझना चाहें तो आप देखोगे, आपने अगर जीरो बैटरी का लगाया था तो जीरो फील्ड थी, तो कुछ करंट जा रही होगी, लेकिन वो ऑलमोस्ट जीरो होगी। जब आपने पोटेंशियल अप्लाई किया तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर जाना स्टार्ट करेंगे। अभी भी किसी की वेलोसिटी इधर कहीं और हो सकती है, तो हो सकता है कि यहाँ तक ऐसे पाथ फॉलो करके चला गया हो, या कुछ ऐसा पाथ फॉलो करके चला गया हो, उस प्लेट पर ना पहुंच पाया हो। लेकिन अगर आप v की वैल्यू बढ़ाएंगे तो क्या हम बोल सकते हैं ई स्ट्रॉन्गर होने लगेगा। ई स्ट्रॉन्गर होने लगेगा तो इस पे लगने वाला फोर्स, अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखूं कि फोर्स जो इलेक्ट्रॉन पे लगता है वो हम लोग जानते हैं कि दिस इज इक्वल टू माइनस ई इंटू ई होता है। अगर v को हम बढ़ाते हैं, if potential is increased, short में मैं लिख रहा हूँ, this will imply E to increase, this will imply F to increase, obvious points, magnitudes लिखा हुआ है। और अगर force बढ़ेगा, so that further imply more electrons reaching to the second plate, more photoelectrons reaching another plate, metallic plate of course। इसका मतलब more current, can we say more current? और अगर इसका प्रॉपर नाम लिख दे तो मोर फोटो करंट। तो ये फोटो करंट आएगा।
इसको आप पोटेंशियल बढ़ाते हो, आपको करंट बढ़ा मिलता रहता है। अब अपना ये क्वेश्चन आएगा, क्या ये इनफाइनाइट टाइम तक बढ़ता रहेगा? तो आप देखोगे कि ये इस बात पे डिपेंड करेगा ना अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आके रुके हुए हैं। अगर आप पोटेंशियल बढ़ाते रहोगे, करंट बढ़ता रहेगा, लेकिन एक स्टेज के बाद जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स आपने दूसरे प्लेट पे पहुंचा दिए। और कितने इलेक्ट्रॉन्स इमिट कर रहे हैं वो इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि आपने इंसिडेंट लाइट कितना इंटेंसिटी का डाला हुआ था। पॉइंट इज कि हमारे पास गिवन इंटेंसिटी के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिक्स हो जाएंगे, और अगर हमने सारे इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर मूव करा दिया, उसके बाद आप कितना भी पोटेंशियल बढ़ा लो, आपके पास कोई नया इलेक्ट्रॉन है ही नहीं जिसको आप गाइड कर सको, सभी पहुंच रहे। इसका मतलब अब उसके बाद करंट बढ़ना बंद हो जाएगा, पोटेंशियल आप कितना भी बढ़ा लो। सो पोटेंशियल इंक्रीज करने से करंट इंक्रीज करना बंद हो जाएगा, यानी करंट मैक्सिमम हो जाएगा, सैचुरेटेड हो जाएगा। सो वी विल से ऑन इंक्रीजिंग potential, you will find current will increase, and that increase is going to take place only up to the maximum value, saturation current. तो इस सारी स्टोरी को हम लोग ग्राफ में प्लॉट करते हैं, और वो ग्राफ हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। तो जितना मैंने बोला है उसका मैं ग्राफ प्लॉट करता, और उसके साथ कुछ और भी पॉइंट्स हैं उसको भी एसोसिएट करेंगे। सॉरी, ये काफी इंपॉर्टेंट ग्राफ है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। वो बेसिकली ग्राफ नहीं पूछता है, ग्राफ के वेरिएशंस पूछता है। सो वेरिएशंस को बताने से पहले अपने को ये जानना बहुत जरूरी है कि ये ग्राफ कैसे आया है, उसके लॉजिक्स क्या हैं। तो यहाँ पर हम फोटो करंट को यूज कर रहे हैं, और यहाँ पर हम पोटेंशियल को यूज कर रहे हैं। तो ग्राफ बिटवीन फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड अप्लाइड पोटेंशियल। सो V इज व्हाट? V इज अप्लाइड पोटेंशियल। यहाँ पे नाम लिख देते हैं। सो दिस इज कॉल्ड अप्लाइड, एक्सटर्नली अप्लाइड पोटेंशियल, potential difference, in short PD. You are aware of this terminology. This is photocurrent or photoelectric current. शॉर्ट में फोटो करंट बोल देते हैं। तो आपने देखा था कि अगर हमने जीरो पोटेंशियल लगाया था तो भी कुछ करंट जा रहा था, बट बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन करंट उसके बाद बढ़ता है। तो अगर मैं टोटल ग्राफ बना देता हूँ फिर जस्टिफाई करता हूँ, कुछ ऐसा जाता है। ये उसका शेप होता है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि इसमें क्या क्या चल रहा है। देखो, अभी हम लोगों ने देखा कि अगर जीरो आपने पोटेंशियल लगाया था तो कुछ करंट जा रहा था, लेकिन वो करंट कम करंट होता है, लेकिन कुछ जरूर होता है क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पे पहुंच ही रहे होंगे रैंडमली। सो इवन यू डोंट अप्लाई एनी पोटेंशियल, यू विल गेट सर्टेन करंट। लेकिन जब आप पोटेंशियल को बढ़ाना स्टार्ट करते हो तो करंट की वैल्यू बढ़ना स्टार्ट होती है। एक लिमिट के बाद, एक पर्टिकुलर पोटेंशियल के बाद आप देखोगे करंट इंक्रीज करना बंद हो जाती है। दैट मींस दिस इज दिस मैक्सिमम वैल्यू। अब इसके ऊपर नहीं करेगी, आप कितना भी पोटेंशियल बढ़ा लो ये ऐसे ही रहेगा हमेशा के लिए, उधर ड्रॉ करने का मतलब नहीं है। सो दैट्स कॉल्ड सैचुरेशन करंट। सो दिस इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट। उसके बियॉन्ड करंट नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? अगर आपको उसको लॉजिक समझ में आ गया, देन पर्पस इज फुलफिल्ड। लॉजिक इज ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर नाउ रीचिंग ओवर हियर। सो जितना लाइट इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर रहा है सभी के सभी इधर जा रहे हैं। सो फुल कैपेसिटी पर ये मूवमेंट चल रहा है, इसका मतलब है दैट्स मैक्सिमम करंट। ना अगर अपने इंटेंसिटी बदलेंगे तभी इलेक्ट्रॉन्स का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो फिर आप पाओगे कि करंट बढ़ेगी। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी, और उसी इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है करंट का मैक्सिमम वैल्यू। ओके, एक पॉइंट पे आपको समझता है। सपोज कर लीजिए आपका इंटरेस्ट इस बात पे चलता है कि हम इस पे करंट को जीरो करना चाहते हैं। लेट्स सी कि हम करंट को जीरो करना चाहते हैं बिकॉज जस्ट टू चेक कि क्या चल रहा है। तो आपने पोटेंशियल को जीरो कर दिया, कोई बैटरी नहीं लगाया। जब कोई बैटरी नहीं लगाया तब भी आपको पता चला कुछ ना कुछ करंट तो जा रहा है। Now you want to stop those electrons which were moving here, even though there was not battery, no field. So अगर उन इलेक्ट्रॉन को आप स्टॉप करना चाहते हो तो उस पर आपको इधर फोर्स लगाना पड़ेगा।
अगर इधर फोर्स अप्लाई करना है तो इसका मतलब फील्ड इधर क्रिएट करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन पर फोर्स हम लोग फील्ड लगा करके लगाते हैं। सो इसका मतलब इस पोटेंशियल का टर्मिनल्स को बदलना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इस पोटेंशियल का टर्मिनल्स बदल देते हैं। सो नाउ वी विल मेक दिस पॉजिटिव, दिस नेगेटिव, रिवर्स डायरेक्शन में लगाएंगे। तो रिवर्स में लगाने से फील्ड इधर आ जाएगी, फोर्स इधर लगेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर पहुंच रहे हैं तो उनको हम ब्लॉक करना स्टार्ट करेंगे, या आप उधर मत जाओ। अब देखोगे कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स वहां पर जा रहे होंगे। अगर हमको सभी इलेक्ट्रॉन्स को रोकना है तो कैन बी से कि जो मोस्ट प्रोबेबल हो जाने वाला अगर उसको रोक दिया जाए तो सभी रुक जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबल कौन सा होगा? मोस्ट प्रोबेबल क्या वही होगा जिसके पास इन डायरेक्शन ये हो और एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का मैक्स हो। सो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन था, अगर उस इलेक्ट्रॉन को हमने सेकेंड प्लेट पे जाने से स्टॉप कर दिया तो कैन बी गारंटी से कि बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे वो डेफिनेटली वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। क्यों? पहला रीजन, या तो उनकी काइनेटिक एनर्जी मैक्स से कम रही होगी, दूसरा उनकी डायरेक्शन कहीं और रही होगी तो सेकंड प्लेट पे नहीं पहुंचेंगे। सेकंड प्लेट पर नहीं पहुंचते, कहीं और भी जाए कोई फर्क नहीं गिरता। सो बेसिकली अपने को पोटेंशियल बढ़ाते रहना है, बढ़ाते रहना है, बढ़ाते रहना है। कब तक बढ़ाते रहना है? रिवर्स डायरेक्शन में, टिल देन कि जो के मैक्स वाला था वो स्टॉप हो जाए। सो हमने क्या किया, पोटेंशियल रिवर्स डायरेक्शन में लगाया। आप देखोगे कि करंट ड्रॉप हो रही है, ड्रॉप हो रही है, ड्रॉप हो रही है, ड्रॉप हो रही है। एक ऐसा स्टेज मिला जिस स्टेज पर आने के बाद कोई भी इलेक्ट्रॉन सेकेंड प्लेट पर नहीं गया। दैट मीन्स ये जो पोटेंशियल है ये एक स्पेशल पोटेंशियल है, तो ये नेगेटिव होगा, ऑफ कोर्स होगा। और इसकी वैल्यू वीएस को हम पॉजिटिव लिख रहे हैं, माइनस अलग से लगाया हुआ है। तो जो वीएस है ना वो हमारे लिए काम का है। सो दैट कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। सो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल वो पोटेंशियल होगा जिस पोटेंशियल पर हम करंट को स्टॉप कर देंगे। सो ये ग्राफ आप ड्रॉ कर लीजिए, और ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है या फिर सैचुरेशन करंट है, ये टर्म्स हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल और सैचुरेशन करंट। थोड़ा सा मैं और इसके बारे में बताता, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हम लोग पकड़ेंगे, एग्जाम के लिए क्वाइट इंपॉर्टेंट है। टेक योर टाइम, कोई डाउट आ रहा हो तो जरूर पूछिए। ओके, समझ में आ गया होगा, और पैरेलल भी आप कॉपी कर रहे होगे। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखूं तो ऐसा बोला जा सकता है, इट इज अप्लाइड पोटेंशियल का मैक्सिमम वैल्यू इन रिवर्स डायरेक्शन। या फिर ऐसा बोलो कि ये वो पोटेंशियल होता है जिस पोटेंशियल को लगाने के बाद कोई भी इलेक्ट्रॉन दूसरी प्लेट को नहीं जाता है, या फिर फोटो इलेक्ट्रिक करंट हमारा 0 हो जाता है। सो यहाँ पर लिख देता हूँ इस पॉइंट को, Vs, which is also known as stopping potential. So we can say it's applied potential. In simple language, we can conclude as like applied potential that stops photoelectric current. So जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट को स्टॉप करता है उसको हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल बोल देते हैं। As simple as anything. और ये नेगेटिव डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। नेगेटिव सिंपली कि इसकी पोलैरिटी बदल के लगानी है, उसका मतलब नेगेटिव से। अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा स्टॉपिंग पोटेंशियल किस बात पे डिपेंड करता है एंड ऑल दैट, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है। वो आपसे न्यूमेरिकल वैल्यू भी पूछेगा, हम बता सकते हैं। सो यहाँ पर दो जो क्रक्स पॉइंट है जिनको मैं अभी हाईलाइट कर देता हूँ, जिसके बेसिस पर ये आंसर्स हमारे आने वाले हैं। एक तो ये सैचुरेशन करंट है। वो आपसे पूछेगा सैचुरेशन करंट कब बढ़ेगी कब नहीं बढ़ेगी, ये किस बात पे डिपेंड करेगी। तो आप देखोगे अभी जो मैंने बोला उसको रिपीट करता, सैचुरेशन करंट दैट मींस मैक्सिमम करंट इस बात पर डिपेंड करेगी हाउ मेनी फोटो इलेक्ट्रॉन्स वी हैड।
If we have more photoelectrons, more saturation current, less photoelectrons, less saturation current. अगर आप लास्ट क्लास याद रखते हो तो वहां पे लॉज में हम लोगों ने लिखा था कि कितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट करेंगे, वो इस बात पर डिपेंड करते हैं कि इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी कितनी है। इस बात पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करते हैं कि फ्रीक्वेंसी कितनी है। सो कैन वी से कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है दैट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी, मोर द इंटेंसिटी मोर द फोटो इलेक्ट्रिक करंट, वी कैन कंक्लूड दिस। सो ये जो सैचुरेशन करंट होगा दैट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी। यहाँ पर इंटेंसिटी लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में। आपको याद रखना कि ये किस पर्पस के लिए लिखा गया है। पर्पस इज इट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी, मोर इंटेंसिटी मोर सैचुरेशन करंट। अच्छा, इसके बाद अपने को ये भी समझना है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में कुछ, यहाँ पे आप लिखते हैं इंटेंसिटी। स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में, स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में ये बात किया कि जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी इसकी ना, अपने को उसको रोकना था। और कितना मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा उसी के करस्पॉन्डिंग आपको पोटेंशियल लगाना पड़ेगा अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड करता है। एंड वी हैड अगेन इन द लास्ट लेक्चर एज अ लॉ ऑफ दिस कि काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि फ्रीक्वेंसी कितना था, इंसिडेंट एनर्जी कितना था। तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है ना वो इस बात पर डिपेंड कर रहा होता है कि इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी कितनी थी एफ पर। तो एफ के अकॉर्डिंग ये चेंज करेगा, इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग ये चेंज करेगा। ये वैल्यू इंटेंसिटी एफ के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करेगी, ये वैल्यू इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करेगी। ये दोनों एक्सक्लूसिव हैं और दोनों को एक्सक्लूसिवली याद रखना है, रिलेट करके रखना है। अगर ये पॉइंट आपको समझ में आ गया तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, सिमिलर टाइप क्वेश्चन एग्जाम में कई बार दिखा है, आपको उसमें बताना है कि क्या चल रहा है। सो लेट्स गो टू दैट क्वेश्चन और एग्जाम्पल। मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्या करेगा, आपको ग्राफ बना के दे देगा। तो हम लोग भी ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं और बोलेगा कि यहाँ पर हम लोग मेजर कर रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट और अप्लाइड पोटेंशियल, फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड अप्लाइड पोटेंशियल। बेसिकली वही ग्राफ जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा। और बोलते हैं एक फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट किया गया और कुछ वेरिएशंस किए गए और अपने को कुछ ग्राफ मिले। सो उन ग्राफ को आपको प्लॉट करके बताते हैं। लेट्स से कि एक ग्राफ हमारे पास ये था, और लेट्स से एक दूसरा ग्राफ था हमारे पास, रेड कलर का। आई एम यूजिंग डिफरेंट कलर्स। लेट्स से देयर इज वन मोर ग्राफ वी हैड, some sort of this. So these three graphs have been shown in the same picture. नाम के लिए एक ब्लैक, एक रेड है और दूसरा पिंक है। सभी को यही कलर्स दिख रहे होंगे तो हम ये नाम भी यूज कर सकते हैं। सो आपसे पूछा जाता है कि लेट्स मैं लैंग्वेज भी इसी तरह से यूज कर लेता हूँ, हालांकि ब्लैक कलर की लाइट होती नहीं है तो एनीवे हम लोग ब्लैक, रेड और पिंक मान लेते हैं। सो इन a photoelectric effect experiment, three graphs are plotted as shown. Compare the incident light's
फ्रीक्वेंसी ऐसा बोलता है। और लेट्स से फ्रीक्वेंसी में एक एफ बी है ब्लैक के लिए, एफ आर है रेड के लिए, एफ पी है पिंक के लिए। सो अपने पास दीज फ्रीक्वेंसीज की लाइट यूज किया गया था 3 एक्सपेरिमेंट्स में, और अपने को इनको कंपेयर करना है। कंपेयरिंग मीन्स यू नो कौन किससे बड़ा है, कौन किससे छोटा है, कौन किसके बराबर है। वो आपको कुछ ऑप्शन देगा, आपको कंपेयर करके बताना है। सो कैन यू डू दैट? टेक योर टाइम, आई एम गिविंग यू 1 मिनट, और इसके बाद हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। Seems like okay. आपके रिस्पॉन्सेस दिख नहीं रहे मेरे को अभी तक। P R greater than B. So how we are going to decide? Let me explain you. कि फ्रीक्वेंसीज को कंपेयर करना है ना। यू सी फ्रीक्वेंसी अगर हमने ज्यादा इंसिडेंट कराया, मतलब व्हाट मीनिंग इज दिस कि ज्यादा फ्रीक्वेंसी का मतलब ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, तो उसके लिए आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा लगाना होगा। सो फ्रीक्वेंसी के बारे में बताने के लिए अपने को स्टॉपिंग पोटेंशियल देखना होता है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। इसका मतलब अगर हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ पर आएगा, इसका मतलब उसके लिए ज्यादा हमको न्यूमेरिकल वैल्यू लगानी पड़ेगी। माइनस वाज तो ओनली रिवर्स डायरेक्शन, इजंट इट? और जितना ओरिजिन की तरफ आएगा, इसका मतलब उसके लिए कम स्टॉपिंग पोटेंशियल की जरूरत है। सो वी नीड टू सी कि इन डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की ये ओरिजिन से ये डिस्टेंसेस कितनी है। नाउ यू विल फाइंड कि ब्लैक और रेड जो आपको दिखाया गया है वो सेम पॉइंट से ओरिजिनेट होते हैं, सेम पॉइंट से ओरिजिनेट होते हैं। और पिंक कलर आपका ज्यादा फार गया हुआ है, तो हम ये बोलेंगे कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ पिंक कलर है वो ज्यादा रही होगी। क्यों? क्योंकि उसने that has stopped high kinetic energy stuff or electron. This is going to be greater, and for red and for black, for these colored graph, you will find कि उनकी frequencies बराबर ही होंगे। तो अगर आपने कुछ ऐसा बोला है रेड और ब्लैक कलर के लिए सेम इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी होगा और पिंक कलर के लिए ज्यादा होगा, तो फिर आपने सही बोला। हाँ, कुछ लोग आप में से ये इस बात पे कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये बड़ा का मतलब क्या है। तो आपको ये लेंथ लेनी, मैग्नीट्यूड, मोर दिस मोर काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब ये पिंक का स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा है, इसको हम लोग ऐसा बोलेंगे पिंक का स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा है, पिंक का। क्योंकि आपने देखो कि हमने किस तरह से किया था, माइनस इज जस्ट फॉर रिवर्स डायरेक्शन, मोर द नंबर वैल्यू इज मोर द पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल। सो नेगेटिव डायरेक्शन में उसको लगाना होता है, और कितना ज्यादा मैग्नीट्यूड हमको लगाना है। सो मॉड वैल्यू से भी आप समझ सकते हो कितना ज्यादा मैग्नीट्यूड लगाना है, वो मैटर करता है। सो इस केस में आप पाओगे कि ज्यादा पोटेंशियल आपको लगाना पड़ रहा है पिंक कलर के लिए, इसलिए पिंक की फ्रीक्वेंसी ज्यादा रही होगी।
रिलेट कर लीजिए और करेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट वी नीड टू कंपेयर इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। जो भी इंसिडेंट लाइट्स हैं उनकी इंटेंसिटी, एक ब्लैक कलर के लिए इंटेंसिटी, रेड कलर के लिए इंटेंसिटी, पिंक कलर के लिए 1 2 3 भी नाम दे सकते हैं। वहां पर एग्जाम में वो 1 2 3 नाम देगा, ABC नाम देगा, जो भी नाम देगा, बेसिकली ग्राफ देख करके अपने को आंसर करना है। सो नाउ वी नीड टू कंपेयर फॉर दिस इंटेंसिटी। सो यहाँ पर कहीं आपको इंटेंसिटी नजर नहीं आएगा और आपसे इंटेंसिटी पूछ रहा है। यहाँ पर कहीं आपको फ्रीक्वेंसी नजर नहीं आएगा, फिर भी फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। सो वी नो कि फ्रीक्वेंसी को रिलेट करते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल से, इंटेंसिटी को रिलेट करते हैं सैचुरेशन करंट से। सो आप देखो किसकी सैचुरेशन करंट ज्यादा है। सो सैचुरेशन करंट रेट के लिए ज्यादा है और इन दोनों के लिए बराबर है। सो यू विल फाइंड कि इंटेंसिटी, अगर इसको इंटेंसिटी के टर्म में लिखो तो इंटेंसिटी ऑफ रेड इज गोइंग टू बी हायर, इंटेंसिटी फॉर ब्लैक एंड इंटेंसिटी फॉर पिंक विल बी सेम। अगर आप ये आंसर दे रहे हो बराबर है, 100% बराबर है, तो हमारा आंसर किया जाएगा रेड की इंटेंसिटी ज्यादा है और पिंक और ब्लैक सेम इंटेंसिटी के रहे होंगे। सो उस पॉइंट को आप चाहो तो लैंग्वेज के टर्म में लिख भी सकते हो। कौन सा पॉइंट? higher the saturation current, more the intensity of incident light. Higher the magnitude of stopping potential, more the frequency of incident light. ये दोनों पॉइंट्स आपको हेल्प करेंगे डिसाइड करने में जो आपसे एग्जाम में पूछता है। और एक ग्राफ में मल्टीपल ग्राफ दे सकता है एक ही पिक्चर में, तो उस पर अपने को रीड करना है। तो वो स्टेटमेंट आप लिख पाओगे या मैं लिख देता? Higher the saturation current, higher incident intensity, higher the magnitude of stopping potential, higher the frequency of incident light. और higher magnitude of potential का मतलब भी properly रखना है। Magnitude, that means ये distance, that means mod value. Minus is just for the direction. Got it? So एक तो ये ग्राफ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। इसके बाद एक और दूसरा ग्राफ होता है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और पहले तो इसका एक फॉर्मूला बना देते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल का। सो थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। अगर आपने पोटेंशियल यहाँ पे लगाया है ना, और इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी को आपने रिड्यूस करा दिया 0 पर, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचते पहुंचते 0 पोटेंशियल पर आ गया या फिर 0 काइनेटिक एनर्जी पर आ गया। तो वो जो एनर्जी है वो किसने कंज्यूम कर ली है? वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में चला गया है। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी Q इंटू वी के बराबर होती है, डेल्टा वी। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको पता होता है, वी कितना लगाया गया हमको पता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी थी दैट वेंट इनटू पोटेंशियल एनर्जी। सो नेक्स्ट स्लाइड पर आकर के हम लोग ये भी कह सकते हैं कि के मैक्स वेंट इनटू चार्ज इनटू पोटेंशियल, ईवी। यहाँ पर E क्या है? E इज द इलेक्ट्रॉन, V इज द वोल्टेज। मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज है E और पोटेंशियल डिफरेंस है V। सिंस ये स्टॉपिंग वाला था इसलिए इसको लिखेंगे VS। तो जब आपने VS पोटेंशियल लगाया तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी थी दैट टुक अवे द काइनेटिक एनर्जी। सो वी विल हैव दिस एक्सप्रेशन की काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू EVS के बराबर हो जाता है। सिंस अपने को पता था कुछ कि जो काइनेटिक एनर्जी की मैक्स वैल्यू होती है that was something like SC 1 upon lambda minus 1 upon lambda naught in terms of wavelengths. So यहाँ से हम लोग को ये भी पता चल जाएगा कि stopping potential कैसे निकाला जाता है। तो stopping potential is going to be again related by the same formula. तो पॉइंट इज कि अगर आपने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकाला है, इसका मतलब आपने स्टॉपिंग पोटेंशियल निकाल लिया, E इंटू वी एस के बराबर है। अगर आप एग्जैक्टली स्टॉपिंग पोटेंशियल को जानना चाहते हो तो आप इस तरह से लिख सकते हो।
अच्छा, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं h ब्रैकेट में f माइनस एफ नॉट, क्योंकि c बाई लेमडा इज f इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी और ये बन जाएगा अपनी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. सो दिस कुड बी रिटन लाइक h अपॉन e and in bracket we get like f minus f naught. ये भी काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. सो अगर अपने को इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी पता हो and we know threshold frequency, then we can find out the stopping potential for any metal or any experiment. So आप चाहो तो इसको वेवलेंथ के टर्म में लिखोगे तो वेवलेंथ के टर्म में आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखो तो फ्रीक्वेंसी के टर्म में आ जाएगा. तो हमने फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिख दिया. इसका भी ग्राफ आपसे पूछता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी या 1 वेवलेंथ कैसा दिखता है, और वो ग्राफ भी हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इससे पहले वाला ग्राफ था. सो इस पे दो कोऑर्डिनेट एक्सिस रहेंगे. दिस इज गोइंग टू बी द स्टॉपिंग पोटेंशियल, दिस इज गोइंग टू बी फ्रीक्वेंसी. या तो फ्रीक्वेंसी रहेगा या 1 वेवलेंथ रहेगा. सो 1 वेवलेंथ यूज करोगे तब भी वही आएगा, फ्रीक्वेंसी यूज करोगे तब भी वही आएगा. द ओनली डिफरेंस वुड बी कि सी दिखेगा और एफ में सी नहीं नजर आएगा. सो ग्राफ को देख करके अपने को समझ लेना है. तो यहाँ पर हम एफ यूज कर रहे हैं. अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म में ड्रॉ करते हो तो किस तरह का ये ग्राफ है आपको दिख रहा होगा. y इज इक्वल टू m, अगर आप इसको एक्सपेंड कर दो तो ये एम एक्स प्लस सी टाइप का लिखा हुआ है. सो विल फाइंड कि ये एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है और इसका जो c है वो निगेटिव है, माइनस एच एफ अपॉन ई. इसका मतलब है कि दिस इज बेसिकली स्ट्रेट लाइन. और भी चाहो तो इसको इस तरह से भी लिख सकते थे स्ट्रेट लाइन जैसा दिखाने के लिए. स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू एच अपॉन ई इंटू एफ माइनस एच एफ नॉट बाई ई. एच एफ नॉट इज वर्क फंक्शन डिवाइड बाई, क्योंकि अपने को पता होता है कि एच एफ नॉट इज द वर्क फंक्शन. So if you plot the graph, it's going to look like this. It has to be straight line of positive slope and intercept negative. So it's going to be like this or some sort of this. Then after you will have, अगर इसको आप प्रोड्यूस करोगे तो जहां पर ये इंटरसेप्ट कर रहा होगा ये नेगेटिव कोऑर्डिनेट होगा, मैग्नीट्यूड आएगा 5/e. सो 5/e इज द इंटरसेप्ट. और स्लोप भी पता कर सकते हैं यहाँ से. और ये जो पॉइंट आएगा ये वो पॉइंट होगा जहां पर आपके लिए vs 0 हो जाएगा. vs 0 होने का मतलब ये f इक्वल टू एफ नॉट वाला केस होगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगा. अच्छा, इसके नीचे मैंने बोल्ड लाइन नहीं ड्रॉ की है, डॉटेड लाइन ड्रॉ की है. कोई बता सकता है क्या रीजन रहा होगा? क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल तो हम नेगेटिव भी दिखाते हैं, देखो नेगेटिव है भी, लेकिन यहाँ पर हमने बोल्ड लाइन क्यों नहीं ड्रॉ की, डॉटेड क्यों ड्रॉ की? क्योंकि डॉटेड का मतलब वहां पे ग्राफ नहीं है और बोल्ड लाइन का मतलब वहां पे ग्राफ है. एफ पॉजिटिव तो यहाँ पर भी एफ पॉजिटिव है कि अभी तो हम लोग इस साइड आए नहीं है, इस साइड आते तो एफ नेगेटिव होता. Now you need to think, क्योंकि Sir, f is always greater than f naught. एग्जैक्टली क्योंकि आप देखोगे कि अगर हम इधर ग्राफ ड्रॉ करते आगे तो इसके लिए जो फ्रीक्वेंसी आती है वो एफ नॉट से छोटी आ जाती है. और हम जानते हैं कि एफ नॉट से छोटी फ्रीक्वेंसी के लिए तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता ही नहीं. तो बेसिकली ग्राफ वोंट बी डाउन साइड, नॉट बिकॉज कि स्टॉपिंग पोटेंशियल नेगेटिव नहीं हो सकता है, बट बिकॉज कि यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा. फ्रीक्वेंसी कैन नॉट बी स्मॉलर देन दी थ्रेशोल्ड वैल्यू, इसलिए ग्राफ केवल इतने पोर्शन पे रहेगा. और अगर ये थीटा है तो आप इस स्लोप को भी मेजर करके बता सकते हो, एंड दैट इज गोइंग टू बी h बाई e इज इक्वल टू tan थीटा. और h और e अपने को पता रहता है, so that's going to be the slope. You can measure the slope, you can measure the intercept, you can do the mathematics, whatever you know. और वो बेसिकली मैथ्स को यूज करके आपसे क्वेश्चंस पूछने लगता है. So copy it. I'm going to ask one question on this. इसके बाद ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अपना कंप्लीट हो जाएगा. जो एग्जाम में जिस तरह की क्वेश्चन पूछता है वो हम लोगों ने कवर किया.
कॉपी कर लिया तो मैं एग्जांपल आपको फ्रेम करता हूँ। ग्राफ बेस्ड, इससे आपको ऐसा बोलता है कि अपने पास आपको एक ग्राफ दिया गया, some sort of this, and it has been plotted between the axes stopping potential and frequency। तो कैसे पता चलेगा कौन सा रूल यूज करना है? तो आप उसके कोऑर्डिनेट एक्सेस देखते हो, क्योंकि एग्जाम में तो बताते नहीं कि हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ रहे हैं। सो यू नीड टू सी कि ये कौन सी एक्सिस है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, दिस इज कौन सा है, फ्रीक्वेंसी, then you need to relate, do we know any formula which is stopping potential and frequency relation? Then you realize yes, we do know this kind of stuff। फिर आपको ये सारा कुछ ख्याल में आ जाएगा, और एक बार ख्याल में आ गया तो फिर उसके जितना भी आपको स्ट्राइक कर जाएगा उतने जल्दी आप आंसर दे सकते हो। ये एग्जाम में पूछा गया, आईआईटी के एग्जाम में सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आप देख सकते हो प्रीवियस क्वेश्चंस में। उसने बोला कि लेट्स से कि अपने पास दो ग्राफ दिए जाते हैं। बेसिकली हो क्या रहा था कि हमने ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना, वो दो मेटल्स में यूज किया है। एक बार मेटल 1 यूज किया है, एक बार मेटल 2 यूज किया है, और तो अपने को ये दो ग्राफ मिले। वो इतना इसको प्रोड्यूस नहीं भी करता तो चलेगा, केवल इतना ही उसने दे दिया। और लेट्स से कि ये एंगल θ1 है और ये एंगल θ2 है। सो यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखता ग्राफ between stopping potential versus incident frequency for two metals M1 and M2 are shown। अपने को कुछ कंपैरिजन करने हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं है तो कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो कंपेयर, यस सर थीटा तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, क्योंकि एक भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है। ओके, वो ऐसे क्वेश्चन में पूछना चाह रहा था, वो एग्जाम में भी पूछा था उसने। तो अपने को कंपेयर करना है, पहला सिंपलेस्ट है θ1 एंड θ2। तो हमने को ये कंपेयर करना है कि θ1 θ2 बराबर होंगे, या θ1 बड़ा होगा या θ2 बड़ा होगा, या कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे चार ऑप्शंस बना के आपको दे सकता है। So can we identify what is going to be relation between θ1 and θ2? These are different metals. M1, M2, they are not the same metal. Maybe like एक aluminium है तो दूसरा कोई copper or iron or something like that. So you just go back. अगर आपको ये क्लिक करते हैं तो आपको पता होता है कि ये जो स्लोप है ना, वो H/E था। इसका किसी मेटल से कोई कनेक्शन नहीं है, इसका कोई इंटेंसिटी से कनेक्शन नहीं है, इसका कोई फ्रीक्वेंसी से कनेक्शन नहीं है। दैट मीन्स no matter for which graph you are going to plot it, for which metal you are going to do this experiment, angle will remain the same। हाँ, इसको कई तरह से आपसे पूछ सकते हैं। लाइक ऐसा भी पूछ सकता है कि एक ग्राफ को टिल्ट कर दिया तो बोलेगा कि क्या ऐसा हो सकता है? तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं हो सकता है। होने के लिए दोनों के एंगल्स को बराबर होने का। गुड, सो यू गॉट इट कि कंपेयर करने का मतलब हुआ θ1 और θ2 हमारे बराबर आएंगे। और किसके बराबर आएंगे इसकी वैल्यू भी आप निकाल करके बता सकते हो, और याद भी रख सकते हो, tan इनवर्स H/E होती है। क्योंकि देखो ये नंबर अगर आप याद रख लोगे तो अगर कभी गलती से वो थीटा पूछता है तो आपको याद रहेगा, या फिर tan थीटा की वैल्यू याद रख लो तब भी चलेगा, H/E। इट विल सिंपली सेव योर फ्यू सेकेंड्स, क्योंकि H/E वहां पे आपको नहीं करना पड़ेगा। बाकी आप वहां पर भी कर सकते हो, नॉट अ बिग डील, चॉइस इज टोटली योर्स। दूसरा, अपने को कंपेयर करना है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसीज को। तो ये दो मेटल्स हैं, उनकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसीज कैसी हैं वो अपने को बताना है। एक का नाम F1 दे दीजिए, एक का नाम F2 दे दीजिए। 1 और 2 की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में क्या दोनों बराबर है, या किसी की बड़ी है, या फिर नहीं डिसाइड कर सकते हैं। जो भी कंक्लूजन आपको निकल रहा हो वो आप बता सकते हो।
So if you are participating in calculation, then you'll find they are not difficult to answer because we just talked about them and we understood how that is going. So if you look at the previous case, this graph, then you say this intersection point is the threshold frequency. And you'll find कि कौन पहले intersect करता है ये. So this is going to be the threshold frequency of 2. This is going to be the threshold frequency of 1. और ये एक्सिस है. हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव डायरेक्शन उसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज बढ़ती हैं. So conclusion goes that threshold frequency for 2 is going to be greater as compared to threshold frequency of 1. Yeah, that's correct, absolutely correct. एक ऐसा पूछ सकते हैं, वो एग्जाम में जो उसने पूछा था, जो क्वेश्चन आया था, उसने वर्क फंक्शन के बारे में पूछा था. So we need to compare work functions. एक का phi1 है, दूसरा का phi2 है. So phi1 phi2 में कौन सा बड़ा होगा, क्या बराबर होंगे, कौन सा छोटा होगा, या हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं. इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है. So we can answer. उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, इसको आपको प्रोड्यूस कर लेना चाहिए. एक यहाँ पर आएगा, इसको आप प्रोड्यूस करोगे, एक यहाँ पर आएगा. आपको पता होता है ये -phi1/e बनेगा, ये -phi2/e बनेगा. माइनस साइन तो आपने अलग से लगा रखा है, इसका मतलब phi1 phi2 नंबर्स हैं, और कौन सा नंबर बड़ा होगा यू कैन इजिली कैच. Which number is going to be bigger? You say phi2 is going to be greater than phi1. इसको आप और भी कहाँ से रिलेट कर सकते थे? You know, these threshold frequencies, और वो भी आपको जस्टिफाई करेगा, या सेकंड की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसका मतलब उसका वर्क फंक्शन ज्यादा रहा होगा, क्योंकि HF0 ही तो फॉर्मूला होता है. सो पॉइंट इसके हम ग्राफ से भी रीड कर सकते हैं. ये नीचे कट कर रहा है, इसका मतलब ये फाई की वैल्यू ज्यादा है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और इसकी कम वैल्यू है, पता कर लेते हैं. सो इस तरह से हम इसके बारे में बात कर सकते हैं कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, एंड ऑल दैट. फिर आपसे ऐसा बोलेगा कि आप ओरली आंसर दे दीजिए कि अगर हमने एक इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी ये चूज की होती f, दिस इज इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, तो क्या आप बता सकते हैं कि कौन से मेटल M1 और M2 और बोथ और नन आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा और कौन से में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं आएगा. सो कैन वी आइडेंटिफाई दैट. सो अगर हमने फ्रीक्वेंसी जो रेड कलर से बनाया गया है उसके बारे में बात की है, तो यू कैन रिलेट इट कि उसकी जो थ्रेशोल्ड वैल्यूज आपको सामने लिखी है वहीं से पता चल जाएगा. और ऐसा बोलोगे कि इसके करस्पॉन्डिंग तो M2 का ग्राफ एग्जिस्ट ही नहीं करता है, केवल M1 का एग्जिस्ट करता है. तो ये जो फ्रीक्वेंसी है फर्स्ट के थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, तो और सेकंड के से कम है, इसलिए केवल M1 के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे. M1 पर आपको फोटो इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा, M2 पर नहीं मिलेगा. तो इस तरह से कंपेयर करा सकते हैं. अगर आप यहाँ पर होंगे कोई नहीं शो करेगा, यहाँ पर होंगे केवल M1 शो करेगा, यहाँ पर होंगे दोनों शो करेंगे. तो फ्रीक्वेंसीज को लेकर के हम कंपेयर कर सकते हैं. ओके, गॉट इट. सो पॉइंट इज कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जितना भी अपने लिए नीडेड है, वी डिड इट, और आप इसके बस कुछ न्यूमेरिकल्स को कीजिए और न्यूमेरिकल से अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कीजिए, फास्ट बन जाएंगे तो अपना काम होता है. If you have any concern, you can raise. Otherwise, we are going to move towards the next topic of this modern part. Optics का पोर्शन अपना हो गया. अब इसमें मॉडर्न में और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, कहीं ना कहीं वापस में लिंक हैं, एंड छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, उनको अपने को इंडिविजुअली डील करना है. सो नेक्स्ट पॉइंट जो अपने को समझना है वो मैटर वेव के बारे में, बेसिकली डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बारे में. डी ब्रॉगली वेवलेंथ या फिर डी ब्रॉगली वेव या फिर मैटर वेव. कई बार इस डी को छोटे से लिखते हैं, तो स्मॉल डी से लिखते हैं, ऐसा डी ब्रॉगली, तो मैंने बड़े से लिख दिया, वो तो सिर्फ नाम है. सो डी ब्रॉगली वेवलेंथ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और उसको अपने को समझना है.
उस पर भी क्वेश्चन बहुत इजी आता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा, अपने पास सिंप्लीफाइड फॉर्मूलाज रहेंगे, आपको सिंपली वैल्यूज रखनी है, आंसर बोलना है, वैल्यूज रखनी है, आंसर बोलना है। बट बैकग्राउंड में अपने को एक आइडिया होना चाहिए कि ये क्या है, क्यों है, कैसा है, एंड अगर कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है तो उसको भी हम आंसर कर पाए। न्यूमेरिकल्स आर गोइंग टू बी इजी अगर आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रखी है, अदरवाइज दे आर गोइंग टू डिफिकल्ट, क्योंकि वहां पर आप सारी कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो, कुछ कैलकुलेशन आपको रेडीमेड रखनी है, बना के रखनी है, सो दैट कि हम डायरेक्टली आंसर करें। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। आपने देखा कि हम लोगों ने पार्टिकल नेचर के बारे में बात किया, पार्टिकल, और ओवरऑल फिजिक्स को देखो तो हमने पार्टिकल्स के बारे में स्टडी किया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसे। पार्टिकल बोलने से पहले अपने को क्लेरिफाई करना पड़ता है कि हम कौन से पार्टिकल की बात कर रहे हैं। क्या हम फोटॉन्स के बारे में बात कर रहे हैं? फोटॉन्स आर पैकेट ऑफ एनर्जी, दे आर नॉट मटेरियलिस्टिक पार्टिकल। अदरवाइज हमारे कॉमन सेंस में जो पार्टिकल का मतलब होता है, उसका मतलब होता है मटेरियल पार्टिकल। सो पार्टिकल बेसिकली मैटर होता है। और वेव दूसरा हम लोगों ने लर्न किया, वो वेव के बारे में लर्न किया। सो पार्टिकल और वेव, इन दोनों के बारे में लर्न किया। डी ब्रोगली ने चीजों को रिलेट किया सिमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। थोड़ा सा बेसिक है, मैं बोलता, हालांकि टाइम रन कर रहा है। आपने देखा कि अपने पार्टिकल्स के बारे में स्टडी किया था फ्रॉम काइनेमेटिक्स ऑनवर्ड्स, एंड देन एक चैप्टर आया था जिसमें वेव के बारे में बात किया था। फिर वेव और पार्टिकल दोनों को अलग अलग डील करते रहे। फिर एक चैप्टर आया जिसमें हम लोगों ने लाइट के बारे में पढ़ा, और लाइट में हमने दोनों एस्पेक्ट्स को देखा, पार्टिकल को भी देखा और लाइट इसको, वेव को भी देखा, और हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए। वी आर नॉट एबल टू से कि एग्जैक्टली क्या है। इनफैक्ट वी आर एबल टू से कि ये दोनों है। इसका मतलब है दिस इज डुअल नेचर। और इस डुअल नेचर का मतलब ये पार्टिकल भी रहता है, वेव भी रहता है। डी ब्रोगली ने बोला कि अगर लाइट जो कि वेव होता है, और वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लोगों ने देखा वो पार्टिकल जैसा बिहेव करता है, तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी तो वेव जैसा बिहेव करना चाहिए। सो डी ब्रोगली का जो आर्गुमेंट था वो बहुत सिंपल था। उन्होंने कहा कि वेव लाइट पार्टिकल जैसा बिहेवियर शो करता है, सो पार्टिकल मस्ट आल्सो बी बिहेविंग लाइक वेव। तो जब पार्टिकल वेव जैसा बिहेव करता है तो उसको बोलते हैं मैटर वेव। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अदर कॉन्सेप्ट ने इसको जस्टिफाई किया। डी ब्रोगली ने बोला कि नेचर जो है हमेशा सिमेट्री को पसंद करता है, नेचर कैन नेवर बी असिमेट्रिकल। सो इन केस वी कैन कन्वर्ट वन थिंग टू अनदर, there are almost all probability कि another thing can be converted into the first thing. So this was the strongest point he advocated, और उस पॉइंट को उन्होंने जस्टिफाई किया। बाद में कुछ एक्सपेरिमेंट आया और वो जस्टिफाइड हुआ। सो इनका जो पॉइंट था वो अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शॉर्ट में, कि लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होकर के अगर पार्टिकल बन सकता है तो पार्टिकल्स वेव क्यों नहीं बन सकते हैं। और इसी पॉइंट को लेकर के उन्होंने एक एग्जिस्टिंग फॉर्मूले को मॉडिफाई किया, और उसके बाद उनको नोबेल प्राइज भी मिला, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था। सो इन्होंने कहा कि हाउ टू पुट इट इन सिंपल लैंग्वेज, एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या फिर एज वर्ड हटा देते हैं, इफ लगा देते हैं, सो अच्छा लगेगा। इफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन बिहेव एज पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स का मतलब फोटॉन्स था, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोला केवल लाइट के बारे में नहीं, लाइक अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड, वो सारे उसी फैमिली, पूरा फैमिली ऐसे बिहेव करता है। सो इफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन बिहेव एज पार्टिकल्स, देन पार्टिकल, अब इनका पार्टिकल कहने का मतलब अलग था। पार्टिकल बोले तो मैटर, और इस पार्टिकल को बोले तो फोटोन, दोनों का अपना अलग अलग मीनिंग है।
So if electromagnetic wave can behave as particle, then particles or particle, this matter, can also behave like wave. और ऐसा क्यों? तो उनके पास कोई रीजन नहीं था, तो उन्होंने कहा कि बिकॉज nature loves symmetry. So he said like कि nature को symmetry पसंद है. So अगर आप पार्टिकल को वेव में कन्वर्ट कर सकते हो, then wave must be able to get converted into particles. Vice versa. Existing क्या रूल थे हमारे पास? Existing रूल थे कि wave is a particle. फोटोइलेक्ट्रिक ने उसको बताया, तो अब उन्होंने मैटर को लेकर क्या किया? So what he did was basically this, क्योंकि सिंस अपने को ये पता था, क्या पता था कि जो लीनियर मोमेंटम होता है वो h अपॉन लैम्डा होता है. किसके लिए? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए, फोटॉन्स के लिए. ये फॉर्मूला अपने को बता रहा है कि अगर हमारे पास वेव है, दैट मींस लैम्डा है, तो मोमेंटम मिलता है. जो आप लोगों ने कल क्वेश्चन भी रेज किया था कि सर ये मोमेंटम कैसे आया एंड ऑल दैट. So in case there's a wavelength, there's a momentum. What is it? Can we write this formula in this fashion? Lambda is equal to h upon p. Okay, mathematically of course you can. Conceptually he said कि अगर momentum है तो क्या wavelength होगा? बिल्कुल होगा. So what he did, he converted this formula into this formula. And he explained कि in case we have a wave, we can get a momentum. That means if we have a momentum, we can get a wave. Or that means he said this is also true for matter. Matter means particle, materials. अच्छा, क्या मटेरियल का मोमेंटम हम लोग जानते हैं? ऑफ कोर्स वी नो कि मैटर के लिए मोमेंटम क्या होता है, पार्टिकल के लिए m into v. सो p को हम यहाँ पर रख करके उसकी वेवलेंथ बता सकते हैं, और यही उसके वेव कैरेक्टरिस्टिक को शो करता है. इट्स गोइंग टू बी इजी स्टफ, लेकिन ये इतना बड़ा स्टेटमेंट था. ही गॉट नोबेल फॉर दिस थिंग, कन्वर्टिंग दिस फॉर्मूला इनटू दिस फॉर्मूला. Not only mathematically but also explaining it why this happens. उनका वाई सिंपली ये था, नेचर लव सिमेट्री. बाद में इसका प्रूफ किया गया, देखा गया है, और वास्तव में नेचर सिमेट्री को पसंद करता है, और ये जस्टिफाइड हुआ. ना पी की वैल्यू एम भी होती है, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं. पी की वैल्यू √2m काइनेटिक एनर्जी के बराबर भी होती है किसी भी मैटर के लिए, मटेरियलिस्टिक पार्टिकल के लिए. तो कभी अपने को वेवलेंथ निकालना होगा किसी भी मैटर के लिए, हम इसको यूज कर सकते हैं. प्लैंक कांस्टेंट डिवाइड बाय √2 टाइम्स m मास काइनेटिक एनर्जी. सो अगर आपको बॉडी पता है, उसका मास पता है, काइनेटिक एनर्जी पता है, सारा कुछ इस पे आप रखोगे, इस पे रखते ही आपको उसकी वेवलेंथ पता चल जाएगी. इन केस यू गेट वेवलेंथ, दैट मींस यू गेट कि उसके पास वेव कैरेक्टरिस्टिक है. वेव कैरेक्टरिस्टिक है. सो अब आपको किसी भी मटेरियल के लिए यू विल गेट कि आप उसकी वेवलेंथ निकाल सकते हो. सो व्हाट ही सेड कि वेवलेंथ सभी मटेरियल के साथ एग्जिस्ट करती है. जैसे कि एक स्मॉल बॉल है, एक पार्टिकल है, चल रहा है, वो भी वेव है, उसकी भी अपनी वेवलेंथ है. बट क्या होता है, वो इतनी अप्रिशिएबल नहीं होती है कि हम उसको वेव जैसा देख पाए. और आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अगर कोई चीज बहुत फास्ट चलती है, आप उसका स्नैपशॉट लेते हो, तो वो आपको एक लोकेशन में दिखा करके मल्टीपल लोकेशन में नजर आती है. तो बेसिकली वो पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक जो है ना, वेव कैरेक्टरिस्टिक में कन्वर्ट हो रहा होता है. मोर द स्पीड, दैट मीन्स मोर द दिस मोमेंटम ज्यादा होगा तो वेवलेंथ अप्रिशिएबल आएगी. ये वेवलेंथ स्मॉल इसलिए आती है क्योंकि h की जो वैल्यू होती है 10⁻⁻34 होती है. तो वेवलेंथ को बहुत कम कर देता है, वो अपने को दिखता नहीं है. अगर अपने को वेवलेंथ बढ़ानी है तो अपने को क्या करना होगा कि p को एडजस्ट करना पड़ेगा, p को छोटा करने की कोशिश करना होता है. तो बेसिकली वेलोसिटी बढ़ाना एक अलग बात हुई. दूसरा ये होता है कि जो मास है, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसका मास ज्यादा होता है, उसकी वजह से ये नंबर और भी कम हो जाता है वेवलेंथ. तो जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं ना, उनमें इजीएस्ट और इजीली ऑब्जर्व किया जाता है. और हम लोग जानते हैं सबसे स्मॉलेस्ट मास जो एग्जिस्ट करता है अपने लिए, वो इलेक्ट्रॉन है. इसलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन पर
क्लियरली या फिर काफी हाई लेवल तक ऑब्जर्व कर पाते हैं, बाकी ऑब्जेक्ट्स पे नहीं। सो अगर इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का मास लिखेंगे, प्रोटॉन के लिए पूछा जाएगा प्रोटॉन का मास लिखेंगे, किसी बॉल के लिए पूछा जाएगा तो उस बॉल के मास लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे, यहाँ से उसका वेवलेंथ कैलकुलेट कर देंगे। और ये को एग्जिस्ट करते हैं। तो जिस तरह से लाइट डुअल नेचर शो करता है ना, सभी पार्टिकल भी डुअल नेचर शो करते हैं। आपके पास भी वेवलेंथ होता है, यू ऑल्सो हैव अ वेवलेंथ व्हेन यू वॉक। वॉक का मतलब आपके पास मास है, वेलोसिटी है, यू गॉट अ वेवलेंथ, दैट मींस यू आर आल्सो पार्टिकल एज वेल एज अ वेवलेंथ। बट क्या होता है कि आपकी वेवलेंथ इतनी कम होती है कि आपका वेव फिनोमिना एप्रिशिएबली नहीं होता, बहुत निग्लिजिबल होता है, रिजेक्टेड होता है। पार्टिकल जैसा आप पार्टिकल नेचर आपका डोमिनेंस में रहता है, और अगर मास छोटा किया जाए तो पार्टिकल्स को वेव में कन्वर्ट किया जाता है। तो इसको इसीलिए इसको बोलते हैं मैटर वेव। सो ये अपना हो गया। आपने कुछ लिखा हुआ है पढ़ता, व्हाई डू बोथ द एंगल्स हैव टू बी इक्वल। अच्छा ये पुराना था। सो वो क्योंकि tan थीटा की वैल्यू, फिर मैं बोल देता हूँ, ये tan थीटा की वैल्यू h अपॉन ही होती है, तो h कांस्टेंट e कांस्टेंट, इसका मतलब वो कौन सा मेटल है उसे इंडिपेंडेंट होता है। एक और आपका पढ़ा हुआ है, इतने से के लिए नोबेल प्राइज। ये इतना सा था लेकिन ये बहुत पावरफुल था, क्योंकि उससे पहले लोग ये समझते नहीं थे, और पार्टिकल को वेव बताना, जस्टिफाई करना, ये कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग था। मैथ्स इजी थी ऑफ कोर्स, स्वैप करना तो वी पीपल कीप ऑन डूइंग डेली, सो मैथमेटिकल कुछ भी नहीं था। बट ये जो कॉन्सेप्चुअली था वो बहुत बड़ी बात थी। उससे काफी ज्यादा टर्न्स आए फिजिक्स में, मॉडर्न की तरफ गया, और फिजिक्स को इनलार्ज या ब्रॉडन होने में बहुत हेल्प मिली, इसलिए उनको नोबेल, उन्होंने डिजर्व किया कि नोबेल मिलना चाहिए। मिला। This placed the footstep of quantum mechanics. Yes, so we got a very new types of this physics. So it's like कि बहुत बड़ा गेट ओपन कर दिया उन्होंने, जो चीज अभी तक अननोन थी। So उस पर रिसर्च हुए और भी बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए। I will take 2 more minutes to write down कि कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं रेडीमेड, आप उसको घर पे जस्टिफाई करेंगे और उस पर क्वेश्चन आएंगे तो आप डायरेक्टली हैंडल करेंगे। मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं, काइंड ऑफ एग्जांपल या फिर ऐसा पॉइंट लिख लीजिए कि वो आपके इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछेगा कि एक इलेक्ट्रॉन है, उसको v वोल्ट से, कोई चार्ज है, उसको v वोल्ट से आपने एक्सेलरेट कराया। तो इफ अ चार्ज पार्टिकल की हम लोग बात करना स्टार्ट कर दिए, चार्ज पार्टिकल, तो जो चार्ज है वो q है, पार्टिकल का मास m है, इज एक्सेलरेटेड विथ v पोटेंशियल। आप जानते हो किसी चार्ज पार्टिकल को v पोटेंशियल डिफरेंस पे लगा दो तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी qv की आती है। ये सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। देन वी विल राइट कि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है ना, वो q इंटू वी के बराबर है, और मास अपने को पता है, इसलिए उसकी वेवलेंथ कितनी आएगी, डी ब्रोगली वेवलेंथ। ये डी ब्रोगली वेवलेंथ है, तो h अपॉन, अभी एक फॉर्मूला था, √2 टाइम्स m इंटू काइनेटिक एनर्जी। ये जो नीचे लिखा गया वो मोमेंटम है बेसिकली। So this gets converted into h divided by √2 times m into kinetic energy को आप लिखोगे q into v। ऐसा करने से अपने को वेवलेंथ पता चल जाएगा। अब आपको क्या करना होगा, आपको h की वैल्यू रखनी होगी, m की वैल्यू रखनी होगी, q की वैल्यू, v की वैल्यू, आप यहाँ से वेवलेंथ निकाल सकते हो। तो ये किसी भी पार्टिकल के बारे में निकाल सकते हो, कोई भी पार्टिकल क्यों ना हो ना। एग्जाम में अपने लिए चैलेंज क्या गिरेगा, चैलेंज ये गिरेगा कि नंबर्स को कैलकुलेट करके जल्दी से आंसर देना है। तो उस चैलेंज को सिंप्लीफाई करने के लिए हम अगर पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, if particle is electron, जो कि मोस्ट प्रोबेबली आपसे इलेक्ट्रॉन पूछेगा, तो इलेक्ट्रॉन हुआ, इसका मतलब है अपने को इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता होता है, तो Q की वैल्यू E हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन का मास पता होता है तो उसको m ही लिख देंगे। तो अपने को Q पता है, m पता है, h पता है, सारा कुछ नोन है, केवल v बताने की जरूरत है। तो आप देखते हो कि ये सिंप्लीफाई होकर के कुछ ऐसा आ जाता है, √150 डिवाइड बाई v एंगस्ट्रॉम। अगर आप v को इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे रखते हो, v को वोल्ट पे रखते हो क्योंकि वोल्ट रहा होगा, सो यू विल फाइंड कि हमने को एंगस्ट्रॉम में डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। इसको भी और भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, √150 को अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो कुछ 12.27 आता है, और √v एंगस्ट्रॉम। अब अपने को कुछ भी नहीं करना है एग्जाम में, बस आपको ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द सेक ऑफ गेटिंग मार्क्स इन द एग्जामिनेशन।
आपको पोटेंशियल बताएगा और आपसे वेवलेंथ पूछेगा किसकी, इलेक्ट्रॉन की। जैसे ही उसने इलेक्ट्रॉन वर्ड यूज किया, आप डायरेक्टली इस नंबर पे जाइए, v को रखिए, √v कीजिए और अपना आंसर आ जाता है। इट विल टेक नो टाइम, प्रैक्टिकली नो टाइम टू सिक्योर फुल मार्क्स। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं पूछेगा तो नेक्स्ट हायर प्रोबेबल पार्टिकल आपके पास आएगा, वो आएगा प्रोटॉन, क्योंकि फंडामेंटल पार्टिकल यही सबसे छोटे मास के होते हैं, इनसे छोटा मास कोई होता भी नहीं है। तो फिर अपने को क्या करना है, तो फिर Q को रिप्लेस कर देना फिर से E से, और मास को मास ऑफ प्रोटॉन से, या फिर आप इस फॉर्मूले में वेवलेंथ का रेशियो मास के रेशियो में निकाल करके कंपेयर कर सकते हो। और सिंस रेडीमेड फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूँ, आप इसको घर पे वेरीफाई करना, सारी वैल्यूज को रख करके चेक कर सकते हो। तो इसकी वैल्यू 0.286 के अप्रोक्सीमेटली आती है √v, और इतना एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। सो पोटेंशियल आपको बताएगा, आप इतने आंसर दोगे, मोस्ट लाइकली प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पूछेगा। 90% इलेक्ट्रॉन रहेगा, 5-6% आपको प्रोटॉन पूछ सकता है, और बचे हुए परसेंटेज में वो कोई और नाम देगा। सो इतने आंसर ही बहुत इजीली आ जाएंगे। कोई और नाम देगा तो आपको मास काइनेटिक एनर्जी से रिलेट कर देना है। न्यूट्रॉन के बारे में अगर बात की जाएगी तो आप बोलोगे न्यूट्रॉन को पोटेंशियल से आप एक्सेलरेट नहीं करा सकते, क्योंकि उसके पास चार्ज नहीं होता है। सिंस उसके पास चार्ज नहीं होता है तो उसको फिर आप एक्सेलरेट नहीं करा सकते, इसको उसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल डिफरेंस से नहीं आएगी। तो उसके लिए थर्मल न्यूट्रॉन का एक फॉर्मूला होता है, तो वो लास्ट फॉर्मूला मैं और लिख देता हूँ। सब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है, उनकी वेवलेंथ अपने को पता चल जाएगी और याद रहेगी। फॉर थर्मल न्यूट्रॉन्स, थर्मल न्यूट्रॉन्स का मतलब हुआ न्यूट्रॉन्स जो मूव कर रहे हैं बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, दैट मीन्स थर्मल एनर्जी की वजह से। सो अपने को काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो थर्मल न्यूट्रॉन के पास जो काइनेटिक एनर्जी आती है वो उसकी थर्मल एनर्जी के बराबर आती है, और थर्मल एनर्जी kT के बराबर हो जाएगी। ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर ये kT के बराबर होती है। तो आपको क्या करना है, न्यूट्रॉन को यूज करना है, न्यूट्रॉन का मास, न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को kT पकड़ना है। सो आप पाओगे कि इसकी जो वेवलेंथ आती है, मैं अगेन इसका भी सिंप्लीफाइड वर्जन आपको दे देता हूँ। सो इसकी वैल्यू बन जाएगी h/√2 times m into kinetic energy which is kT। अगेन k पता है, m पता है, m फॉर न्यूट्रॉन है, h पता होता है अपने को, एंड इफ यू गो फॉर सिंप्लीफिकेशन इट्स कम आउट टू बी 30.8 के आसपास आता है, टू बी प्रिसाइज 835 डिवाइडेड बाय √T। T को आपको केल्विन में रखना है, एंगस्ट्रॉम में आपको आंसर मिल जाएगा। ये जो लास्ट स्लाइड है ना, थोड़ा टाइम ज्यादा लगा, बट दिस लास्ट स्लाइड इज वेरी वर्थ ऑलमोस्ट 4 मार्क्स आपके एग्जाम में, ऑलमोस्ट 4 मार्क्स विद इन फ्यू सेकेंड्स। सो इसको आप प्रैक्टिस में मेमोराइज कर लीजिए। क्या, एक तो ये मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और टाइम सेव करेगा, दूसरा ये, तीसरा ये, ऑलमोस्ट 99.99 केस में आपको इन्हीं 3 फॉर्मूलाज में क्वेश्चन मिल जाएगा। कई बार एग्जाम में वो थर्मल न्यूट्रॉन के बारे में पूछा है, और मोस्टली उसने इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा है, बाकी टाइम पे प्रोटॉन पूछ सकता है। किसी और के बारे में पूछेगा तो अपने को काइनेटिक एनर्जी बस पकड़नी है, इस फॉर्मूले में रखनी है, आप उसको नए तरीके से डील करेंगे। करेक्ट, आई नीड टू स्टॉप एट दिस पॉइंट क्योंकि काफी टाइम भी हो गया। टी क्या है, टी फॉर टेम्परेचर, टी फॉर टेम्परेचर इन केल्विन, और के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये थर्मोडायनेमिक्स, थर्मो वाला कॉन्सेप्ट है। टी टेम्परेचर इन केल्विन। जैसे 27 डिग्री सेल्सियस बोलेगा तो हम 300 रख देंगे √, के अंदर काम हो जाएगा। और भी कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, उनको हम लोग टाइप कर सकते हैं, बट दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस। ओके, सो दिस वाज अबाउट डी ब्रॉगली, अपने काम का। और भी इसके कुछ पॉइंट्स होंगे तो नेक्स्ट क्लास में कवर करता हूं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है, दैट्स गोइंग टू बी एटॉमिक मॉडल्स और एटॉमिक फिजिक्स वी कैन कॉल इट। बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ी कहानी है। अपने लिए जो इंपॉर्टेंट है वो बोर मॉडल है। I would advise you to go through the Bohr model if you have learned in physics. Chemistry. Chemistry में अगर आपको पढ़ाया गया है, so just go through that before the next lecture. अगर मैं फास्ट जाता हूँ और या फिर आप समझ पाएंगे तो हम फास्ट भी हो सकते हैं। चलेगा. So that's all for the day. Thank you guys. See you tomorrow.